अन्नपूर्णा बेस कैंप वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक में से एक, जिसकी हाइट है 4130 मीटर। हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं बाइकर कबीर चैनल। और आज हम जानेंगे अन्नपूर्णा बेस कैंप के बारे में कि वहां किस मौसम में जाना चाहिए और क्या क्या जरूरत वाला सामान हमें ले जाना पड़ता है। इस वीडियो में मैं ए से लेके जेड तक सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैक है ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं है। ये आपका 6 से 7 दिन लेगा, जिसमें आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये 4130 मीटर के हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रैक में से एक है, जिसमें रास्ता आपको बहुत ज्यादा खराब मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रैक पे जाने से पहले ये जान लें कि आपकी हेल्थ कैसी है। मसलन आपको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे बुखार या अस्थमा जैसी बीमारी, या कोई घुटनों में हड्डियों में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रैक काफी मुश्किलों वाला ट्रैक है, इसलिए आपका हेल्थ सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक के लिए। तो सबसे पहले चीज, आपके पास कम से कम 40 से 50 लीटर का बैकपैक होना चाहिए, जिसमें आप अपना सारा सामान कैरी कर सकते हैं। ये तो हो गई बात बैकपैक की। अब ये बात कर लेते हैं कि इस बैग में आपको क्या क्या रख के ले जाना है। तो सबसे पहले तो आपके पास माइनस टेम्परेचर वाला जैकेट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर का तापमान जैसे ही आप ट्रैक करेंगे 2-4 दिन ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको टेम्परेचर माइनस में मिलेगा, इसलिए आपके पास एक माइनस वाला जैकेट होना चाहिए। साथ ही साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि एक और जैकेट आप अपने पास रखें, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप अपने पास 2 सॉक्स रखें और 2 थर्मल रखें। थर्मल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऊपर ठंड से बचने के लिए ये काफी ज्यादा मदद करता है। और इसके साथ साथ आप 2 ग्लव्स रखें। थर्मल में मैं बता दूं कि थर्मल में आपको 2 पैर रखना है, एक नहीं, डबल होना चाहिए। आप वो काफी ज्यादा फायदा करेगा आपको, डबल लेके जाएंगे आप तक। ग्लव्स हो गया। अब आपके पास होना चाहिए एक माउंटेन गॉगल्स, यानी पहाड़ों वाला चश्मा जिसे बोलते हैं। वो अगर आपके पास ना भी हो तो नॉर्मल कोई भी चश्मा चल जाएगा, क्योंकि चश्मा आप जरूर लेके जाइए, काफी ज्यादा फायदा देता है वहां पे पहुंचने के बाद। साथ ही साथ अपने पास एक वाटर बॉटल रखें, क्योंकि जब आप किसी विलेज से और दूसरे विलेज के बीच में जाते हैं, उसमें ट्रैक करते हैं, तो वहां पे पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। रास्ते में झरना, नदी बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको पानी के बॉटल की दुकान नहीं मिलेगी आपको। तो इसलिए आप अपने पास एक बॉटल रखें, और साथ ही साथ जहां भी झरना मिले, नदी मिले, आप पानी भर ले। उससे बेटर पानी कोई हो भी नहीं सकता, मिनरल वाटर। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपने साथ साथ एक रेनकोट भी जरूर लेके जाएं, क्योंकि रेनकोट क्या करता है ना, क्योंकि ऐसे में पहाड़ों पे यानी अन्नपूर्णा रेंज में मानसून अचानक बनाता है। बारिश वहां डे टू डे होता रहता है, कोई भी मंथ हो, कोई भी मौसम हो, वहां बारिश होती रहती है कभी कभार। तो ऐसे में आपके कपड़े गंदे ना हो, कपड़े भीगे ना, इससे बचने के लिए आप एक रेनकोट जरूर लेके जाइए। और सबसे मेन चीज, जो इस ट्रैक में सबसे मेन चीज ले जाने वाली चीज है, वो है शूज। अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप एक लेदर का बढ़िया बूट या कोई भी बढ़िया जो आता है ऑनलाइन 3-4 हजार रुपए में, आप मंगवा लीजिए। और ट्रैकिंग शूज जो है वो बढ़िया लेके जाइए, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ने के लिए आपको नॉर्मल शूज नहीं काम करेंगे। वहां पे आप गिर सकते हैं, इसलिए आपके पास एक अच्छा सा ट्रैकिंग शूज होना जरूरी है। ये तो हो गया कि आप क्या क्या ले जा सकते। साथ में एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप कपड़े वगैरह में सोच रहे हैं कि क्या लेके जाएं क्या ना लेके जाएं, तो ऐसे में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है लोअर, कार्गो और टी शर्ट यही कैरी करें। ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे कंफर्टेबल रहता है पहनने में, और चलने फिरने में भी काफी ज्यादा स्पेस आपको मिलता है अगर आप कार्गो में हैं, लोअर में हैं। इसके बजाय अगर आप जीन्स लेके जा रहे हैं, जीन्स पहन के, तो जीन्स में आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पैर बोल जाएंगे वहां पे। क्योंकि आप जब ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो आपको खुला कपड़ा चाहिए, एक ढीला ढाला कपड़ा चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कार्गो और लोअर, टी शर्ट वगैरह ज्यादा रखिए, क्योंकि ये स्पेस भी बैग में कम लेता है, कैरी करने में भी आसान होता है, तो इसलिए ये जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि कब जाना चाहिए और कहाँ कहाँ से जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं दिसंबर टू जनवरी, अगर आप दिसंबर से जनवरी के बीच में प्लान कर रहे हैं तो वो काफी रिस्क भरा ट्रैक हो सकता है, क्योंकि ऐसे में उस रेंज में अन्नपूर्णा सर्किट वाले सारे रेंज में काफी ज्यादा स्नो होता है। तो ऐसे में रास्ता बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको ट्रैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप दिसंबर टू जनवरी में ना जाएं। सबसे बेस्ट जो मौसम होता है अप्रैल, मई, जून और उसके बाद अक्टूबर से सितंबर के बीच में भी आप कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मौसम होता है और सबसे बढ़िया, ज्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो इसी मौसम में जाते हैं। तो इस मौसम में आप जाइए ताकि आपकी ट्रैक सक्सेसफुल रहे। अब बात करते हैं कि आपको जाना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, आप अगर इंडिया से हैं तो आप सबसे पहले, चाहे जहां से हैं इंडिया में, चाहे जहां से हैं आप, तो सबसे पहले आप आ जाइए सुनौली बॉर्डर या फिर आ जाइए आप कृष्णानगर नेपाल बॉर्डर। इन दोनों बॉर्डरों में जब आप पहुंच जाते हैं, इसके बाद जब आप इंटर हो जाते हैं नेपाल में, कोई वीजा नहीं लगता है, आप फ्री में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है। जब आप बॉर्डर क्रॉस करें उसके बाद आपके मतलब मार्केट, उस मार्केट में बहुत सारी दुकान है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होता है। वहां पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि इंडिया जो रुपी है वो नेपाल में 1.6 जब आप डिवाइड करेंगे इंडियन रुपी को तो वो नेपाली रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में आप ध्यान से रुपए को कन्वर्ट कराएं, करेंसी एक्सचेंज करवाएं, क्योंकि वहां पे धांधली भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा आपको। जितना करेंसी आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, वरना पोखरा में भी एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ आप एक नेपाली सिम जरूर ले लीजिए, क्योंकि इंडिया का सिम वहां पे नहीं चलता है, आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। नेपाली जब सिम आप ले लेंगे तो वहां से आप व्हाट्सएप कॉल इंडिया कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सुनौली बॉर्डर पहुंचते हैं, कोशिश करिए कि आप दोपहर तक पहुंच जाएं बॉर्डर पे, क्योंकि दोपहर तक बसें चलती है। दोपहर से 4 बजे के बीच में बसें वहां पे बंद हो जाती हैं। उसके बाद 4 बजे के बाद ही 1 घंटा 1.5 घंटा बसें मिलती हैं। तो इसलिए आप दोपहर तक पहुंच जाइए और किसी भी बस में जो पोखरा जाए उस बस में बैठ जाइए। और बस का जो कॉस्ट आता है, जो फेयर आता है, वो 200 रुपया इंडियन रुपी के आसपास पड़ता है। चाहे आप शेयरिंग कैब लेके जाए, चाहे आप बस लेके जाए, पोखरा तक आपको 200 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो जब आप पोखरा पहुंच जाते हैं तो पोखरा में आप रूम कहाँ लें? रूम मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप जाइए लेक साइड। लेक साइड पे 5, 6, 7, 8, 1 से लेके 20 नंबर तक स्ट्रीट मिलेंगी, जिसमें आपको 1 से 2, 3, 4 तक काफी ज्यादा होटल्स, रूम वगैरह इन स्ट्रीट में मिल जाएंगे। तो लेक साइड में आप ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। अराउंड 1000 रुपये इंडियन के आसपास पड़ता है रूम। चाहे आप 4 लोग हों, चाहे आप 2 लोग हों, चाहे आप 3 लोग हों। 4 से ज्यादा है तो आपको 2 रूम लेना पड़ेगा। एक रूम में 4 हेड ही आता है वहां पे। पोखरा पहुंचने के बाद ये पोखरा पर्यटन ऑफिस, यानी जो ट्रैकिंग परमिट जहाँ पे बनता है, वो आप गूगल करके जा सकते हैं। वहाँ पे 2-3 ऑफिसेज हैं, वहां पे आप जाइए और आपको 2 परमिट बनवाना पड़ेगा। एक तो अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया परमिट बनवाना पड़ेगा आपको, जो काफी जरूरी होता है इस, और दूसरा होता है TIISM कार्ड, ये भी काफी जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको वही, अगर आप इंडिया से हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही साथ 2 फोटो जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि फोटो की जरूरत पड़ता है। अगर आप फोटो ना भी ले जा रहे हैं तो वहां पे फोटो निकलवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी ये प्रोसेस अब होने लगा है, तो ऑनलाइन में फोटो की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट में वो परमिट मिल जाता है। परमिट का जो कॉस्ट पड़ता है वो इंडियन रुपी में 1500 से 2000 रुपए के आसपास इंडियन रुपी में ये परमिट का कॉस्ट पड़ता है। ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप पोखरा से बनवा रहे हैं तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर भी बनता है 1-2 स्पॉट में, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। वहां पे आपको कम से कम 3000 रुपये नेपाली तक चुकाना पड़ सकता है। इसलिए आप पोखरा में जरूर बनवाएं। तो उसके बाद जब आप परमिट बनवा लेते हैं, उसके बाद आप अपना बैग पैक करते हैं सब कुछ, उसके बाद निकल पड़ते हैं आप गांधरुक विलेज के लिए। गांधरुक विलेज काफी सुंदर विलेज है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहाँ पे सनराइज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। वहाँ पे लोग जाते हैं, सनराइज का व्यू देखते हैं। वहाँ पे काफी सुंदर विलेज है। वहाँ पे आपको स्टे करने का मौका मिलेगा। आपको पोखरा से बस पकड़ना है, उसके बाद सीधा आपको गांधरुक जाना है। ये जो बस का फेयर आता है, इसमें 500 से 600 रुपए नेपाली के अराउंड पड़ता है, और कैब का 600 से 700 के अराउंड, वो भी कैब का भी पड़ता है। गांधरुक में आप स्टे करिए। गांधरुक का जो रूम का कॉस्ट है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि वो काफी फेमस लोकेशन है, काफी फेमस स्पॉट है। वहाँ पे सनराइज के लिए ज्यादातर इन्फ्लुएंसर जाते हैं वहाँ पे छोटा सा वीडियो बनवाने के लिए। वहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड होता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा महंगा आपको हो सकता है, लगभग 2000 रुपए नेपाली पर हेड।
या 1000 भी हो सकता है। अब बात करते हैं फूड के बारे में। फूड का क्या है वहाँ पे, फूड जो है पोखरा में आपको तो सस्ता मिल जाएगा, 200-300 रुपए में एक आदमी खा सकता है आराम से पेट भर कर। लेकिन जैसे आप घांधुक जाएंगे तो घांधुक में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर हेड कम से कम 500 रुपये नेपाली जाएगा, 500 से 700 के बीच में घांधुक में जाएगा। उसके बाद जब आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई करेंगे तो आपको खाना और चाय वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह, ये सब बहुत ही ज्यादा महंगा होता जाता है। बार्गेनिंग तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि आप थोड़ा चेक कर लेंगे इधर उधर तो आपको थोड़ा मैनेज हो जाएगा आपका। तो जब आप पोखरा से घांधरुक या नया पुल जब इन जगहों पे आ जाते हैं तो इसके बाद आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ट्रैकिंग मेनली तो घांधरुक से ही स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आप पोखरा से नया पुल आए हैं, वहां स्टे किए हैं, वहां से फिर घांधरुक आए हैं, तो फिर घांधरुक से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। घांधरुक से निकलने के बाद आपको सबसे पहला विलेज मिलेगा छोमरो, उसके बाद मिलेगा बेंगो, उसके बाद मिलेगा देवराली, उसके बाद माचापुचरे बेस कैंप, वो भी एक बेस कैंप ही है, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। माचापुचरे से निकलने के बाद जो अगला स्पॉट आपको मिलेगा वो मिलेगा अन्नपूर्णा बेस कैंप, जो कि है 4130 मीटर की ऊंचाई पर। आपने इतने दिनों से इतने सारे रूट्स कवर किए, इतने झरने देखे, इतने अच्छे अच्छे गांव देखे, इतने अच्छे अच्छे रास्ते, पहाड़ वगैरह, जंगल वगैरह आपने एक्सप्लोर किया, उसके बाद आपको एट द एंड डेस्टिनेशन पे मिला द अन्नपूर्णा बेस कैंप, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक में से एक। अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के आप पहुंच गए हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप में, और आपको ये बेस कैंप कवर करने में लग जाएंगे 6 से 7 दिन, अराउंड 8 दिन भी हो सकता है, इसी के आसपास 7 से 8 दिन के आसपास आप पहुंच जाएंगे बेस कैंप। बेस कैंप से रिटर्न आप घांधरुक भी आ सकते हैं, इतने ही दिनों में आप रिटर्न हो जाएंगे, 3 से 4 दिन वन वे लगता है। तो ये हो गया आपका दिन, कितना दिन में आपका कवर हुआ, 6 से 7 दिन या 8 दिन मान लो। और टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया वो 60 से 65 किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है पहाड़ों में, रफली रोड में। फ्लैट रोड पे तो ये नॉर्मल है, आप पैदल चलेंगे तो नॉर्मल है, बाइक चलेंगे, लेकिन जो ट्रैकिंग रूट होता है ना वो बहुत टफ होता है। लेकिन इसके साथ साथ एडवेंचर भी होता है, इसके साथ साथ आप अच्छे अच्छे रास्ते देखते हैं, अच्छे अच्छे पहाड़, झरने, झील, नदियां, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ये सबसे बेनिफिट चीज होता है, इसीलिए इंसान इतनी दूर से चल कर ट्रैक करने के लिए आता है। तो मैं यही होप्सो में यही कहना चाहूंगा कि आपका जो भी ट्रैक हो सफल रहे, अच्छे से हो, और जो भी मैं जानकारियां दी उनमें अगर कुछ कोई चीज छूट रहा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, इस निश पे मेरा पहला वीडियो है, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी देख रहे हैं आपकी बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो कुल मिला के ये चीज है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नया क्रिएटर हूँ, तो मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि मुझे हौसला मिले और आगे अच्छी अच्छी वीडियो में इन सब टॉपिक्स पे लेकर आऊँ।